बोलिए। अभी आएंगे। चलो अभी आ जाएंगे, फिर सब पीड मांट नांग वगैरह आएंगे थोड़े से आगे चल के। तो देखिए, अपना आज का तीसरा टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी में, और तीसरा टॉपिक रहेगा अगर भाई हमारे राजस्थान में जल तंत्र। नदियां दे रखी हैं स्पेशल, अलग आपके अपवाह तंत्र दे रखा है। ठीक है, अपवाह तंत्र आप उसको क्या कह सकते हैं? नदियां। नदियों का जो टॉपिक है वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। करें स्टार्ट। पहले कुछ शब्दों की बात करेंगे। पहले मैं शब्द लिख रहा हूं अपवाह। दूसरा शब्द है अपवाह तंत्र। अभी आप मत लिखना, आप तो समझना है। तीसरा शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने बेसिन। और चौथा शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने डेल्टा। पांचवा शब्द लिख रहा हूं मैं उद्गम। एक शब्द क्या लिखा मैंने? अपवाह। एक क्या लिखा? अपवाह तंत्र। एक क्या लिखा? बेसिन। एक क्या लिखा? डेल्टा। और एक क्या लिखा? उद्गम। नदी पढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार में आएंगे, तो ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तो फिर वहां पे अपन को थोड़ी दिक्कत होगी। अपवाह का मतलब समझिए, जब धरातलीय जल, जब धरातलीय जल उच्च से, किधर भाई? उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर बहता है, तो उसे तो क्या कहते हैं? अपवाह। क्या कहते हैं? अपवाह। अफवाह का मतलब होता है प्रवाहित होना या बहना। अफवाह शब्द समझ में आ गया? अगला क्या लिखा हुआ है? अपवाह तंत्र। यहां पर कोई पहाड़ियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इन पहाड़ियों से कोई नदी निकली और ये जाके कोई सागर में गिरी। ये नदी है। इस नदी में अब और नदियां आके मिल रही हैं, और नदियां आके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ये नदी है ए, इस नदी में ये आके मिली बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। जी में आके मिली आई, एफ में आके मिली एस, ई में आके मिली। कहने का मतलब, जब इस पूरे भाग को क्या कहा जाएगा? नदी व उसकी सहायक नदियां, और उन सहायक नदियों की सहायक नदियां सबको मिलाकर क्या कहा जाएगा? अपवाह तंत्र। अगला क्या है? बेसिन। क्या है? बेसिन। ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये बीच में खाली स्थान, एक मैदान बनेगा। क्या बनेगा? मैदान। इस मैदान को क्या कहेंगे? बेसिन। क्या कहेंगे? बेसिन। अगला शब्द क्या है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा। ये नदी यहां से चली, चलते चलते ये कोई सागर है, सागर में गिरने से पहले सागर के तट पर कुछ अवसाद जमा कर देगी। क्या जमा कर देगी? अवसाद। अवसाद का मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी। तो ये जो ये टीला बनेगा, ये टीला क्या कहलाएगा? डेल्टा। कई बार प्रश्न देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बनेगा। अगला है उद्गम। जहां से नदी का क्या होता है? जन्म। क्या होता है? जन्म। उसे क्या कहते हैं? उद्गम। तो आज हम राजस्थान की नदियां स्टार्ट करेंगे। नदियों से पहले कुछ शब्दों को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नदियों में पहला शब्दावली लिखेंगे अपवाह। अपवाह। अपवाह में डैश लगा के लिखेंगे जब धरातलीय जल
जब धरातलीय जल जब धरातलीय जल उच्च भाग से निम्न भाग की ओर जब धरातलीय जल उच्च भाग से निम्न भाग की ओर प्रवाहित होता है उसे अपवाह कहा जाता है। उसे अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह। अगली शब्दावली लिखेंगे अपवाह तंत्र। अगली शब्दावली लिखेंगे अपवाह तंत्र। लिखें, जब मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जब मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, तो उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो उस रूप को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो उस रूप को अपवाह तंत्र कहा जाता है। उस रूप को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। अगला लिखेंगे बेसिन। अगला लिखेंगे बेसिन। अगला लिखेंगे बेसिन। बेसिन में लिखें दो नदियों के मध्य का भाग बेसिन कहलाता है। इसको दोआब भी कहते हैं। दो नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बेसिन। इसके लिए दोआब शब्द भी प्रयोग होता है। दोआब भी कहते हैं इसे, गंगा यमुना दोआब। तो ब्रैकेट में आप दोआब भी लिख सकते हैं। अगला लिखेंगे डेल्टा। बेसिन का दूसरा नाम है ना दोआब है। दोआब, दो नदियों के मध्य का मैदान, गंगा यमुना का दोआब, सतलज काली का मैदान, दोआब कहलाता है। अगला लिखेंगे डेल्टा। अगला क्या लिखेंगे? डेल्टा। लिखें, जब नदी द्वारा सागर के मुहाने पर जब नदी द्वारा सागर के मुहाने पर जब नदी द्वारा सागर के मुहाने पर अवसाद जमा कर दिए जाते हैं, अवसाद जमा कर दिए जाते हैं। अवसाद, अवसाद का मतलब मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है, तो उस टीले को डेल्टा कहते हैं। तो उस टीले को डेल्टा कहते हैं। तो उस टीले को क्या कहते हैं? डेल्टा। उद्गम। उद्गम। उद्गम लिखें, जिस स्थान से नदी का जन्म होता है उसे उद्गम कहते हैं। जिस स्थान से नदी का उद्गम होता है, उसे जन्म होता है, उसे उद्गम कहते हैं। अब हमारे विश्व की, भारत की नदियां नहीं है तो हम सीधा राजस्थान में पहुंचेंगे। ठीक है, जब ऐसे सेकंड ग्रेड वगैरह का बैच होता है तो उसमें विश्व की ये सब नदियां लिखाई जाती हैं। अपने विश्व नहीं है, अपने राजस्थान है केवल। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का
काम करती है। ठीक है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगला लिखें। बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। कोई नदी नहीं बहती है। बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। ऐसे जिले जिनमें नदियां नहीं है तो वो कौन से हैं? बीकानेर और चूरू। ठीक है। लेकिन सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है। लिखो, सर्वाधिक नदियों का उद्गम सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है। उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर से। अब हम लिखेंगे राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखिए, राजस्थान की नदियों को अब हेडिंग लगा के छोड़ दो, बाद में उतारना। ठीक है। समझना, नदी कितने प्रकार की? 3। एक नदी जो कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। एक जो कहाँ जाएगी? अरब सागर में। एक नदी है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह का मतलब ऐसी नदियां जो सागर में ना जाकर के मरुस्थल में जाकर के क्या हो जाती हैं? विलुप्त। क्या हो जाती हैं? विलुप्त। वो क्या कहलाती हैं? आंतरिक प्रवाह। तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। हम अब ये 3 भाग पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियां किस में पढ़ी जाएंगी। तो देखें, चंबल नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब पूरी नदियां और उसकी सहायक। इसमें दूसरी पढ़ेंगे बनास नदी तंत्र। तीसरी पढ़ेंगे बाणगंगा नदी तंत्र। और चौथी पढ़ेंगे गंभीर नदी तंत्र। इसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे? माही नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र। उसके बाद साबरमती
नदी तंत्र। उसके बाद पश्चिमी बनास नदी तंत्र। और भाई साहब जो इसमें हम पढ़ेंगे नदियां, इसमें हम कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह 3 नंबर वाली में, उन नदियों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें एक तो पढ़ेंगे हम घग्गर नदी, कांतली नदी, काकने नदी, रूपा रेल नदी, सावी नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, और है ना एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर इधर लिख दूँ, मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा। भैया जी राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। एक तो कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। एक कहाँ जाएंगी? अरब सागर में। एक वो नदियां जो मरुस्थल में जाके विलुप्त हो जाएंगी, उनको क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह। डायग्राम बना लीजिए, इन नदियों को पढ़ना है अपन को पेपर में।
बताएंगे। बंगाल की खाड़ी की नदियां। चंबल नदी।
मुरादगंज। ये डायग्राम मत बनाना है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये तो मैं बाद में बनाऊंगा, यहीं पर क्लियर करा दूंगा। प्रश्न आएंगे 6, 6 दूनी 12, 12 में से ये समझो आप पूरा पढ़ जाओगे 10 नंबर कंप्लीट। मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर में एक पॉइंट का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? एक पॉइंट का। रुचि लगा के पढ़ लो, नंबर ज़्यादा जितने आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, बार बार चांस नहीं मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? समझिए, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया? समझना है। पहली नदी कौन सी पढ़ा रहा हूँ? चंबल। कौन सी पढ़ा रहा हूँ? चंबल। ये आपने लिख लिया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चंबल नदी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। क्लियर है साहब? अब देखिए, हम जो चंबल नदी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका उद्गम। क्या है भाई? उद्गम। उद्गम से पहले उपनाम क्या कहते हैं? चरमनवती, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही, सदानीरा, बारहमासी। यहां से आपसे ये उपनाम कई बार पूछ लिया गया है। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से आई, राजस्थान में और यूपी में। क्लियर है? राजस्थान में 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और कहाँ बहती है? धौलपुर। राजस्थान में प्रवेश, यहाँ पर है एक गांव। कौन सा गांव बताया मैंने? चौरासीगढ़। कौन सा है भाई? चौरासीगढ़, जो किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़। फिर क्या लिखा? उद्गम। महू एमपी में कुछ पहाड़ियों का नाम है, क्या है? जनापाव की पहाड़ियां, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम। राजस्थान में प्रवेश हो गया। उसके बाद यमुना में जाके मिलती है। किस में जाके मिलती है? यमुना में। और यमुना में कहाँ जाके मिलती है? मुरादगंज। और यमुना गंगा में जाके मिलती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में। यह आपने लिख लिया? लिख लिया? इसके नीचे एक नोट लगा के लिखो जो आपने यहां तक का लिखा है। यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है। गंगा अपना जल, गंगा अपना जल
बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। किस में गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है साहब। अब मैं आपको समझा देता हूं और समझिए। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध हैं? 4। ये बांध बनाए जाएंगे। एक तो ये रहा, कलर चेंज कर लेता हूं बांध के लिए। बांध के लिए ये कलर दे देता हूं रेड। रेड कलर जो दिख रहा है, ये बांध बनाए जाएंगे। एक चित्तौड़गढ़ में 2 और एक कोटा में, चौथा भी कोटा में। कितने बांध बना दिया आपने? 4। 1 2 3 4। देखिए 4 बांध हैं। नंबर 1, पहला बांध मैं आपको लिख रहा हूं। गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध, ध्यान रखना, मंदसौर। और मंदसौर कहां पड़ता है? एमपी। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। और ये ध्यान रखना, रावत भाटा। रावत भाटा। और रावत भाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भाई? चित्तौड़। और चित्तौड़ आप जानते हो राजस्थान में है। चित्तौड़ कहाँ है अपना? राजस्थान में। ठीक है। ठीक है। तीसरा बांध है कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध है? कोटा बैराज बांध। और ये कहाँ है भाई? कोटा शहर के समीप है बिल्कुल। और चौथा बांध है जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध है बोराबास। कौन सा बास है? बोराबास। और बोराबास गांव किस जिले में पड़ता है? कोटा। समझिएगा कौन सी नदी की बात कर रहा हूं? चंबल। चंबल पर टोटल कितने बांध बनाए जाएंगे? 4। 1 नंबर पर आपने उधर देखो कौन सा बना हुआ है? गांधी सागर। 2 नंबर पर कौन सा बना हुआ है? राणा प्रताप सागर। 3 नंबर पर कोटा बैराज। और 4 नंबर पर जवाहर सागर। 4 बांध बनाए गए हैं। तो लिखिए चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4। लिखें नंबर 1, गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। दूसरा लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। वैसे बांध नहीं पूछेगा आपसे। अगर बांध टॉपिक में होते तो बांधों में बहुत कुछ चीज लिखा के चलता मैं आपको। मेरी बात सुनो। आप क्या, कई बार हम क्या करते हैं, किताब वाले यूट्यूब वाले क्या करते हैं, उसमें क्या एसटीसी को बोई पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड को बोई पढ़ा रहे हैं। अब बांधों में आपका बहुत समय खराब हो जाए, इन बांधों में लिखाऊं तो मैं, लेकिन हमारे बांध नहीं पूछे गए, ना कभी पूछे जाएंगे, ना हमारे सिलेबस में। सिलेबस में क्या है? नदियां। ये तो मैं नॉर्मल लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़। कोटा बैराज बांध कहाँ है? कोटा। और जवाहर सागर बांध कहाँ है? बोराबास, कोटा। अब देखिए, जो अपनी ये चंबल नदी बहती है ना, चंबल नदी, ये चंबल नदी है। इस चंबल नदी पर एक जलीय अभ्यारण्य बनाया गया है।
जलीय अभ्यारण्य। और जलीय अभ्यारण्य क्यों बनाया गया है? घड़ियालों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? घड़ियाल। घड़ियाल एक जलीय जीव है। घड़ियाल क्या है? एक जलीय जीव। इसीलिए यहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है। तो आप ये बांध हो गए। अब कुछ बिंदु लिखते चलेंगे नीचे, समझना है आपको, है ना। मैं यहाँ पर एक पॉइंट समझाऊंगा और एक ही लिखाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना भाई। एक जीव होता है मगरमच्छ प्रजाति का घड़ियाल, और घड़ियाल विलुप्त होने पर था। तो राजस्थान भारत सरकार ने क्या किया, इस चंबल नदी में घड़ियालों के लिए, जलीय जीव होता है, अभ्यारण्य बना दिया सुरक्षा के लिए। तो आपसे पूछेगा घड़ियालों की संरक्षण स्थली तो किसको कहते हैं? चंबल। तो आप अगली लाइन में लिखेंगे चंबल को घड़ियालों की संरक्षण स्थली कहते हैं। भाई चंबल को घड़ियालों की क्या कहते हैं? संरक्षण स्थली। संरक्षण स्थली का मतलब, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। क्या होता है? बचाना, ठीक है। एक बात याद रखना, ये नदी गड्ढे बनाती है गहरे गहरे, और इन गड्ढों में जाके छुपते हैं डाकू। कौन छुपते हैं? डाकू। तो आप एक अगला लाइन और लिखेंगे, चंबल को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। डाकू का मतलब जो डकैती करते हैं। तो डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। डाकू का मतलब जो चोरी डकैती करते हैं। क्यों? अब ये आपको मैं बता दूंगा डाकुओं की शरण स्थली क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये नदी गहरे गहरे गड्ढे बनाती है, डांग, वीहड़, अवनालिका, अपर्दन, ठीक है। अब आप अगला हेडिंग लगाएंगे इसी में, नदी में चंबल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। चंबल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा समझना, चंबल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। देखो ये जा रही है आपकी चंबल। कौन सी जा रही है? चंबल। चंबल बह रही है, हेडिंग लगा के छोड़ दो। चंबल में आपको एक तो याद रखना है अवनालिका, अपर्दन। एक याद रखना है डांग, और एक याद रखना है बीहड़। क्या याद रखना है? बीहड़। भाई साहब पानी आ रहा है चंबल में खूब, चंबल चल रही है, ज्यादा पानी आएगा तो बाढ़। बाढ़ का मतलब पानी इस क्षेत्र में होकर गुजर रहा है तो नॉर्मल बात है, लेकिन दूर दूर तक पानी जाएगा तो क्या कहलाएगी? बाढ़। बाढ़ आ गई। तो अब क्या होता है, कई बार नदी के यहाँ पर ऐसे नालियों के रूप में, नालियों के रूप में इसके किनारे पर, अपर्दन का मतलब होता है कटाव। क्या होता है? कटाव। छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, तो उसको तो क्या कहा जाता है? अवनालिका, अपर्दन। और भाई ये जब ज्यादा गहरे 15-20 मीटर गहरे क्या बना देती है? गड्ढे। क्या बना देती है? गड्ढे। इन गड्ढों को कहा जाता है डांग। क्या कहा जाता है? डांग। और जब इन गड्ढों पर हरे भरे पेड़ उग जाते हैं, क्या उग जाते हैं? पेड़। पेड़ उगने के बाद ये डांग किसका रूप ले लेता है? बीहड़। किसका भाई? बीहड़। तो लिखिए आप नंबर 1 अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन लिखें, चंबल द्वारा अपने सतही क्षेत्र पर चंबल द्वारा अपने सतही क्षेत्र पर नालियों के रूप में, नालियों के रूप में किया गया अपर्दन, किया गया अपर्दन अब नालिका अपर्दन कहलाता है। अब नालिका अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब नालिका अपर्दन। अगला
वाला लिखेंगे डांग। अगला क्या लिखेंगे? डांग। डांग लिखें। चंबल द्वारा, चंबल द्वारा अपने क्षेत्र में 10 से 12 मीटर गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं या गड्ढों का निर्माण किया जाता है। 10 से 12 मीटर गहरे बनाए गए गड्ढे डांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डांग। ये डांग के नीचे एक शब्द लिखना, डांग के नीचे शब्द लिखना। स्थानीय भाषा में डांग का राजा, डांग का राजा तो किसे कहते हैं? धौलपुर को। किसको कहा जाता है? धौलपुर को। और डांग की रानी, और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। किसको कहते हैं? करौली को। सीधा प्रश्न आएगा, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। ठीक है, तो डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। तीसरा शब्द लिखेंगे बीहड़। बीहड़ लिखें। जब डांग क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से, जब डांग क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से छा जाते हैं, जब डांग क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से छा जाते हैं तो उसे बीहड़ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बीहड़। लिखें। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कहाँ पाया जाता है? सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कहाँ पाया जाता है? सवाई माधोपुर। ये थी चंबल की सामान्य जानकारी। क्या थी भाई? सामान्य जानकारी। अब लिखेंगे चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। एक बार समझना, थोड़ी सी है ना, थोड़ा सा समझना आप। यमुना नदी, और ये है यूपी। ये है एमपी। और ये एमपी समाप्त कर दी मैंने यहाँ। ठीक है, और ये नदी कौन सी है अपनी? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। ये एमपी और यहाँ यूपी समाप्त है। ये पूरा राजस्थान है। ये क्या है? पूरा राजस्थान। देखिए सहायक नदियां। हम्म, 1, 2, 3, 4, कितनी है? 5। कितनी है? 5। एक लाइन खींच रहा हूं, ये लो, ये लाइन, ये रेड वाली लाइन खींची मैंने। ये रेड लाइन के नीचे ना कौन सा स्टेट है? एमपी।
रेड लाइन के नीचे कौन सा है? एमपी, और ऊपर कौन सा है? राजस्थान। और कहने का मतलब ये भाग इसका राइट है, कौन सा है? राइट। और ये कौन सा है? लेफ्ट। राइट को आप क्या कह सकते हैं? दायां। और लेफ्ट को क्या कह सकते हैं? बायां। कहने का मतलब एमपी से आने वाली नदियां दाईं ओर से आएंगी। कहां से आएंगी? दाईं ओर से। और एमपी से आने वाली नदियों में देखिए, सबसे पहली नदी मैं आपको बता रहा हूं, ये रही आपकी, एक, दो, तीन, चार, और ये कितनी है? 5। इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध। इस नदी का नाम है, ध्यान रखना, पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। क्या नाम है इसका? पार्वती। इस नदी का नाम है, ध्यान रखना, एक ज्यादा बन गई क्या? काली सिंध आएगी, पार्वती आएगी, और इधर आएगी कुन्नू। कौन सी आएगी? कुन्नू। और एक ज्यादा बन गई, कोई बात नहीं, मिटा देंगे। और ये नदी जो आएगी आपकी, ये नदी, इस नदी का नाम है सीप। कौन सी नदी है? सीप नदी। कौन सी नदी? सीप। इस नदी का नाम क्या है? कुन्नू नदी। इस नदी का नाम पार्वती नदी। इसका नाम क्या है? काली सिंध नदी। याद रखना, ये काली सिंध नदी है, इनमें तो कोई नदी आके नहीं मिलेगी, लेकिन काली सिंध में कुछ नदियां आके मिलेंगी। ये ध्यान रखना, काली सिंध में एक नदी आएगी इधर से, और एक नदी आएगी इधर से। इस नदी का नाम है परवन। कौन सी नदी है? परवन नदी। और इस नदी का नाम है आहू नदी। क्या नाम है भाई? आहू नदी। ठीक है, इनमें कोई नदी नहीं आएगी। तो अब आप एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूं डायग्राम को। ये लो साहब, ये एमपी है नीचे वाला, नदी का नाम काली सिंध। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का जो और इस नदी का उद्गम, और इस नदी को और थोड़ा भीतर ले चलते हैं, नीचे से लाते हैं यहाँ पे, जिससे आपको उद्गम में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इन नदियों के उद्गम की मैं बात करूं तो इस नदी का उद्गम होता है सुसनेर की पहाड़ी। अब आपको बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा साहब एमपी से होता है, अरे रेड कलर से नीचे कौन सा है? एमपी है। इस नदी का बाग उद्गम होता है बागली बांध। कौन सा बांध है? बागली बांध। इस नदी का उद्गम होता है मालवा का पठार। कहां से होता है? मालवा का पठार। ठीक है साहब,